प्रिय छात्राओं, आज हम देखेंगे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। यदि कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है तो अंशों के ऐसे निर्गमन को अंशों का प्रीमियम या अधिमूल्य पर निर्गमन कहते हैं। अंशों के निर्गमित मूल्य का उनके अंकित मूल्य पर जो आधिक्य होता है उसे प्रीमियम कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 100 रुपये के अंकित मूल्य का अंश 115 रुपये में निर्गमित किया जाए तो इसे ये कहा जाएगा कि 15 रुपये प्रीमियम पर अंश का निर्गमन हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस प्रीमियम की राशि का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। इसके संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(2) के अनुसार अंशों का प्रीमियम केवल कुछ कार्यों में ही किया जा सकता है। उसमें से पहला है कंपनी के सदस्यों को कंपनी के अनिर्गमित अंशों को पूर्णदत्त बोनस अंशों के रूप में निर्गमित करने हेतु। इसका क्या आशय है कि कंपनी इस प्रीमियम की राशि का प्रयोग बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए कर सकती है। दूसरा है कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। आप सभी जानते हैं प्रारंभिक व्यय से क्या आशय है, तो ऐसे प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। इसके अलावा अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी व्ययों जैसे कि कमीशन अथवा भत्ते को अपलिखित करने के लिए। इसके अतिरिक्त शोध्य अधिमान अंशों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर चुकाए गए प्रीमियम की व्यवस्था करने हेतु। और लास्ट में स्वयं की प्रतिभूतियों को वापसी खरीद के लिए उपयोग करने हेतु। ये बात ध्यान में रखने की है कि प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कभी भी लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जा सकता, और यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो ये माना जाएगा कि कंपनी अपनी प्रदत्त पूंजी के कुछ भाग का भुगतान करके अंश पूंजी कम कर रही है। इसके अतिरिक्त इसके कुछ अपवाद भी हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(3) में दिया गया है कि जिन कंपनियों के लिए धारा 133 के अनुसार लेखा मानकों को अपनी वित्तीय विवरण बनाने में पालन करना अनिवार्य है, वे कंपनियां प्रतिभूति प्रीमियम का निम्नलिखित के लिए उपयोग नहीं कर सकती हैं, जिसमें पहला है पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी व्ययों, कमीशन अथवा भत्ते को अपलिखित करने हेतु। दूसरा है प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने हेतु। और तीसरा है शोध्य अधिमान अंशों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर चुकाए गए प्रीमियम की व्यवस्था करने हेतु। अब हम देखते हैं कि प्रतिभूति प्रीमियम संबंधी क्या क्या लेखा प्रविष्टियां होती हैं। प्रीमियम जिस किस्त के साथ मांगा जाती है उस किस्त के खाते में किस्त की देय राशि प्रीमियम सहित डेबिट की जाती है, और प्रतिभूति प्रीमियम खाते में केवल प्रीमियम की राशि ही क्रेडिट की जाती है। यदि प्रश्न में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि प्रीमियम की राशि किस किस्त के साथ देय है, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम की राशि आवंटन के साथ मांगी हुई समझी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यदि प्रश्न में सूचना नहीं दी है तो प्रीमियम की राशि आवंटन के साथ देय मानी जाएगी। इसको अब देखिए कि चिट्ठे में इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चिट्ठे में सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंतर्गत दिखाया जाता है। यदि प्रीमियम की राशि का प्रयोग जो भी मैंने बताए थे कार्य, इसमें से किसी कार्य में किया जाता है तो ऐसे उपयोग का ब्यौरा भी चिट्ठे में अवश्य देना चाहिए और कोष्ठक में माइनस लिखकर दिखाना चाहिए। इस नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद एक दो पॉइंट जो थ्योरी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले एक और पॉइंट है अंशों का भत्ते पर निर्गमन पर प्रतिबंध। जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि अंशों को 3 तरीके से इशू किया जा सकता है, समूल्य पर, प्रीमियम पर अभी हमने देखा, और भत्ते पर ये धारा 53 में बताया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 में
अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। और इसके अपवाद हैं कि यदि धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार केवल स्वेट इक्विटी अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया जाता है। स्वेट इक्विटी अंश क्या होता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगी, इस चैप्टर के अंत में बताया गया है। अब बट्टे को अपलिखित करना अंशों के निर्गमन पर यदि दिया हुआ है क्वेश्चन में बट्टा, तो ये बट्टा एक पूंजीगत हानि होती है। इसे कंपनी के पूंजीगत लाभों अथवा समामेलन से पूर्व के लाभों में से राइट ऑफ किया जाता है, अपलिखित किया जाता है। अंशों पर दिया गया बट्टा जब तक अपलिखित नहीं कर दिया जाता जब तक चिट्ठे में अन्य गैर चालू संपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता रहेगा। राइट ऑफ कर दिया जाएगा तो फिर तो शून्य हो जाएगी इसकी वैल्यू, और नहीं राइट ऑफ होता है तो इसको अदर नॉन करंट एसेट्स हेड के नीचे दिखाया जाएगा। और अंशों के बट्टे पर निर्गमित करने पर बट्टे की राशि को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है तथा इस राशि से अंश पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके बाद एक और टर्म है अंशों का न्यून अभिदान। न्यून अभिदान और इसके बाद हम देखेंगे अत्यधिक ये न्यून अभिदान है। इसके अलावा एक टर्म होती है अत्यधिक अभिदान। न्यून अभिदान और अत्यधिक, पहले आपको अत्यधिक अभिदान समझा देती हूँ कि अत्यधिक अभिदान क्या होता है कि जब कंपनियाँ, जो लोकप्रिय कंपनियां हैं, अपने अंशों को जनता में निर्गमित करती हैं तो उसके साथ हमने देखा था एक प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस भी प्रकाशित करती हैं और निर्गमित अंशों से कहीं अधिक संख्या में अंशों के लिए क्रय करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को अत्यधिक अभिदान या अभिदान कहते हैं। और न्यून अभिदान जब जो जितनी आवेदन पत्र हैं उससे काफ़ी कम प्राप्त होते हैं तो इसको न्यून अभिदान कहा जाता है। चूँकि संचालक मंडल निर्गमित अंशों तक ही आवंटन कर सकता है, अतः अभिदान की दशा में संचालक किस प्रकार से अंशों का आवंटन करते हैं ये हम देखते हैं। या तो सभी जो आवेदक हैं उनको अंशों का आवंटन यथानुपात कर दिया जाए। यदि जैसे 2000 अंश निर्गमित किए गए हैं और 6000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तो 6 अंशों की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल 2 ही अंश आवंटित किए जाएंगे। इस प्रकार के आवंटन को यथानुपात या आनुपातिक आवंटन कहा जाता है। या इसके अतिरिक्त आवेदन पत्रों पर प्राप्त आवेदन राशि लौटाई नहीं जाती है, वरन ये जब ये आनुपातिक या यथानुपात आवंटन किया जाता है तो जो आवेदन पर अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है या ज़्यादा राशि प्राप्त हुई है उसको नहीं लौटाना है और उसको आवंटित अंशों पर देय आवंटन राशि के लिए रख लिया जाता है। इसको बाद में एडजस्ट कर लिया जाता है। कभी कभी संचालक कुछ आवेदकों को उसके द्वारा प्रार्थित सभी अंशों का पूर्ण आवंटन कर देते हैं और कुछ आवेदकों को आंशिक रूप से आवंटन करते हैं तथा कुछ को बिल्कुल ही नहीं करते या उसकी आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जिन आवेदकों को अंश आवंटित नहीं किए हैं उनकी आवेदन राशि एप्लीकेशन मनी को वापस कर दिया जाता है। अब देखिए अंशों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। ये आप सब जानते हैं। कभी कभी हमने देखा कि वैसे तो इन अंशों को हम अंशधारियों को निर्गमित करते हैं। अंशों के रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के निर्गमित किया जाता है। तो जैसे कि संपत्ति क्रय करने पर विक्रेता को क्रय मूल्य नगद देने के स्थान पर अंशों के रूप में देना, कंपनी के प्रवर्तकों को पारिश्रमिक नगद के स्थान पर अंशों में देना। इन दशाओं में अंशों के निर्गमन के संबंध में क्या प्रविष्टि की जाएंगी ये हम देखते हैं। ये देखिए संपत्ति क्रय करने पर हम ऐसे तो एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट फॉर सन्ड्री एसेट्स परचेज्ड। ये देखिए वास्तविक क्रय मूल्य की राशि से। और इनको हम वैसे अगर हम कैश देते या चेक देते तो हम एंट्री करते वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर यहाँ क्योंकि हम शेयर्स दे रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए भुगतान करते समय समूल्य पर, यदि समूल्य पर दिए हैं शेयर्स तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पे शेयर्स दिए हैं
तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। और इस प्रकार से यदि कोई प्रारंभिक खर्चे जो होते हैं कंपनी के उसको पे करने के लिए शेयर्स दिए गए हैं तो हमें एंट्री करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्री करेंगे हम। अभी लास्ट पॉइंट हम देखते हैं आज का कि अंशों का हरण क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब कोई भी अंशधारी अपने अंशों का किसी कारणवश कंपनी द्वारा मांगी गई कोई भी राशि जो इसमें आवंटन राशि, मांग राशि, कोई एक मांग राशि या दोनों मांग राशि का निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को उनके विरुद्ध दो अधिकार प्राप्त होते हैं। वह दोषी अंशधारी के विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने के लिए कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर दे या उसके अंशों को हरण कर ले। तो ये किस प्रकार से अंशों का हरण किया जाता है यह अब हम देखेंगे। इसके अंदर भारतीय कंपनी अधिनियम या भारतीय कंपनी विधान में ऐसे अंशों के हरण के लिए संबंध में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। अतः कंपनी के अंतर नियमों में स्पष्ट व्यवस्था होने पर अथवा इसमें सारणी F लगती है के अनुसार कंपनी द्वारा अंशों का हरण किया जाता है। अंतर नियमों में दिए गए अधिकारों एवं सारणी F के नियम 28 से 34 के अनुसार अंशों का हरण किया जाता है। उक्त सारणी के नियम 29 के अनुसार अंशों के हरण के लिए हरण से पूर्व 14 दिन का लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसके अनुसार उस व्यक्ति को अपने अंशों पर बकाया मांग अथवा मांगों की राशि ब्याज सहित एक निश्चित तिथि तक चुकाने हेतु कहा जाता है, अन्यथा उनसे उनके अंशों का हरण कर लिया जाएगा, यह भी लिख दिया जाता है। ऐसे नोटिस के बावजूद भी यदि अंशधारी अपने अंशों पर बकाया मांग की राशि निर्धारित अवधि में नहीं चुकाता है तो संचालक मंडल उसके अंशों के हरण करने का प्रस्ताव पारित करके अंशधारी को सूचित कर देता है और उसके अनुसार उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसके द्वारा चुकाई गई राशि को भी जब्त कर लिया जाता है। अंशों का हरण केवल मांगों की राशि का भुगतान न करने पर ही किया जा सकता है, अन्य कारणों से नहीं किया जा सकता। यदि कंपनी द्वारा किसी व्यापारिक ऋण का भुगतान न करने के कारण किसी अंशधारी के अंशों का हरण किया जाता है तो यह हरण अवैध माना जाएगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों के हरण के उपरांत भी भूतपूर्व अंशधारी उन अंशों पर बकाया मांग राशि का भुगतान करने हेतु कंपनी के प्रति दायी बना रहता है। कंपनी चाहे तो बकाया राशि को वसूल करने का वाद कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है। व्यवहार में ऐसा उपयुक्त नहीं माना जाता है, अतः प्राय कंपनियां हरण किए गए अंशों को अविलंब पुनः निर्गमित कर देती हैं ताकि भूतपूर्व अंशधारी का दायित्व स्वतः ही समाप्त हो जाए। और अंशों के हरण करने पर जो लेखा प्रविष्टियाँ होती हैं वो इस प्रकार से होगी। यदि सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण किया गया है तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यदि उसने बंटन पर बकाया राशि से यदि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई है तो टू अलॉटमेंट लिख देंगे, और फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाई है और सेकंड कॉल भी नहीं चुकाई है तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और शेयर फॉरफिट अकाउंट में क्या आता है, जो कि उसने राशि चुका दी है। देखो यहाँ लिखा है हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से। तो ये टोटल हमारी शेयर कैपिटल में जैसे इस एंट्री को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उसने केवल आवेदन राशि चुकाई है, अलॉटमेंट मनी भी नहीं चुकाई है, फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाई है, सेकंड कॉल भी नहीं चुकाई है। तो जो राशि चुकाई है वो तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाएगी, और जो नहीं चुकाई है उसको हमने ड्यू कर दिया होगा और वो हमारे डेबिट बैलेंस शो कर रहे होंगे तो हम इसको क्रेडिट करके क्लोज कर देते हैं, और इसी प्रकार से शेयर कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया जाता है। ये तो था सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। यदि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण है और प्रीमियम की राशि भी बकाया है तो इस प्रकार से एंट्री करेंगे
यदि प्रीमियम की राशि बकाया है तो हमने पहले क्रेडिट कर रखा था, इसको डेबिट कर देंगे। बाकी उसी प्रकार से करेंगे कि अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई है तो इसको क्रेडिट करना है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और जो राशि प्राप्त हो गई है वो फोरफिटेड अकाउंट में लिखना है, और डेबिट हमें शेयर कैपिटल अकाउंट करना है। और यहाँ पे देखिए, यदि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है, तो अगर राशि प्राप्त हो जाती है तो हम प्रीमियम अकाउंट को कहीं भी शो नहीं करते हैं, केवल जो राशि नहीं प्राप्त हुई है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड फाइनल अकाउंट और शेयर फोरफिट अकाउंट में वो राशि आएगी जो कि प्राप्त हो चुकी है, और इनके सबके टोटल से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये 3 स्थितियाँ हो सकती हैं कि यदि समूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण किया है तो, और यदि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण किया है और प्रीमियम की राशि या तो प्राप्त हो जाएगी या नहीं प्राप्त हो जाएगी। नहीं प्राप्त होगी तो प्रीमियम की राशि अगर बकाया है तो राशि बकाया है तो हम अकाउंट को बंद कर देंगे। प्रीमियम की राशि प्राप्ति ही नहीं हुई है तो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, ये आप ध्यान रखें। और यदि हम अंशों का जब्त कर रहे हैं और प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई थी पहले ही, तो इसको हम यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे और तीसरे एंट्री में मेन डिफरेंस है कि ऊपर तो प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है और नीचे प्रीमियम की राशि प्रीमियम की राशि ऊपर तो बकाया है और नीचे प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से हम ये डिफरेंस करके पढ़ेंगे, ये ध्यान में रखें। आप थोड़े क्वेश्चन कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके और क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू।